कैसे पोटेंशियोमीटर को डिफाइन करते हैं। सो हियर वी डिफाइन दैट पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure the potential difference. पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। Then what is the need of potentiometer? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी डिवाइस है जिसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। तो वोल्टमीटर की कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर की क्या इंपॉर्टेंस है? Why the potentiometer is needed? देखिए पहले मैं बताऊं how the voltmeter measures the potential difference. Suppose this is the wire of resistance R in which I current is flowing. When we want to measure the potential difference across this wire with the help of voltmeter, then we will connect the voltmeter like this. हम voltmeter इस तरह से connect कर देंगे। अब अगर ये voltmeter आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। अगर इंफिनिटी रेजिस्टेंस होगा तो इधर से कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा और एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस आईआर हो जाएगा हमारे पास, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है। बट जनरली जो हमारे पास लेबोरेटरी में वोल्टमीटर्स हैं दे आर नॉट आइडियल, वो आइडियल नहीं। तो यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस हाई तो है बट नॉट इंफिनिटी, तो दे ड्रॉ ए लिटिल करंट फ्रॉम द सोर्स, यानी कि एक छोटा सा करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस जंक्शन पर आकर आइडियल करंट इसमें फ्लो होने लग गया। तो यहाँ से जब करंट आई आ रहा था ना तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या बच गया? केवल आई माइनस आइडियल बच गया। देखिए यहाँ से आई करंट आ रहा था, जैसे ही मैंने वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है। A little amount of current will drawn by this voltmeter, that is I dash. Then remaining current in the wire is I minus I dash. So this potential difference is V is equals to I minus I dash into R. This is not IR. ये IR नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। That's why potentiometer is needed. इसीलिए पोटेंशियोमीटर की अपने को क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। So potentiometer is a ideal voltmeter. Potentiometer is treated as an ideal voltmeter which do not draw any current from the source whose EMF is to be measured. जिसका EMF या जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उससे ये पोटेंशियोमीटर किसी तरह का कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। तो दो चीजें पढ़ेंगे आप, पहले पोटेंशियोमीटर कैसा बना है, किसका बना है, एंड देन व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि पोटेंशियोमीटर इस तरह का एक वुडन बोर्ड होता है। लुक हियर, दिस इज अ वुडन बोर्ड लाइक दिस, यू आर एबल टू सी इट। ये देखिए ए वायर ऑफ अलॉय, ये वायर है यूरेका और कॉन्स्टेंटम which is having the high resistivity and low temperature coefficient of resistance, which is stretched between two fixed points, एक fixed point ये रहा, दूसरा ये रहा, on this wooden board, and a meter scale is provided on this wooden board. इस wooden board पर एक meter scale provide किया गया है, such that the length of wire may be 4 meter, 10 meter or 14 meter in general, but in our laboratory generally we prefer the potentiometer whose wire is having the length of 10 meter, such that length of each loop, ये एक loop हुआ जो 1 मीटर का है, फिर यहाँ से राउंड, यहाँ से देखिए ये एक, यहाँ से देखिए वापस रिपीट हो गया, फिर दूसरा वायर चला। तो पहले वायर की रीडिंग हम पढ़ेंगे तो 1 to 100 इस स्केल पे, इधर भी 1 to 100 लिखा हुआ है, उधर भी 1 to 100 लिखा हुआ है। पहले वायर की रीडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 से 100 चलेगा, दूसरे वायर पर पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 से 100 चलेगा, तो 100 1 से 200 तक हो जाएगा। इस तरह से हम इससे 10 मीटर तक की लेंथ को पढ़ सकते हैं। तो ये तो सिंपल पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन है कि पोटेंशियोमीटर बना कैसे। नाउ वी विल डिस्कस इट्स प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, इस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ने के लिए पहले हम वापस इसका डायग्राम वाले पार्ट पर आते हैं, और इसके डायग्राम वाले पार्ट में पोटेंशियोमीटर के डायग्राम की अगर हम बात करें तो जैसा आपने पोटेंशियोमीटर का अभी वुडन बोर्ड देखा, अगर ये वुडन बोर्ड की बात करें तो इस तरह का वुडन बोर्ड है जिस पर यहाँ पर ये कॉपर स्ट्रिप है, ये देखिए दोनों तरफ ये स्ट्रिप लगी हुई है, ये एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, पहला वायर यहाँ से कहाँ चलता है, फिर दूसरा वायर ये वाला चलता है, फिर तीसरा वायर से चलता है, चौथा वायर से चलता है, 5 वायर से चलता है, 6 वायर से चलता है, लाइक दिस। इस तरह से ये 10 वायर्स होते हैं। And a meter scale is provided on this side. इस साइड पर एक मीटर स्केल प्रोवाइड किया गया है जिस पर 1 to
100 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है और इधर 1 to 100 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। बस इस पूरे वायर को जब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो ये मैं पूरा पोटेंशियोमीटर वायर यहाँ से ए बी यहाँ तक का बना देता हूँ। दिस कंसिस्ट द लेंथ ऑफ 10 मीटर। ये 10 मीटर लेंथ का मैंने कंप्लीट एक वायर बना दिया है। ये 10 मीटर लेंथ का पूरी तरह से वायर बन रहा है। नाउ आइडियल वोल्टमीटर क्यों बना ये? बिकॉज a voltmeter draws a certain minimum amount of current while it was connected in parallel. But in case of potentiometer, it do not draw any current from the source whose potential difference or EMF is to be measured. जिसका potential difference और EMF को measure करना है, उससे ये कोई current draw नहीं करता। तो कैसे नहीं करता जरा देखिए। ये इसका हम प्राइमरी सर्किट बनाते हैं। अभी प्रिंसिपल की बात नहीं करेंगे तो दिस इज ए बैटरी। ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, एक की यहाँ पर लगा दिया, एक मीटर यहाँ पर लगा रखा है और एक रियोस्टेट भी यहाँ पर। ये इसका प्राइमरी सर्किट है, इसको हम ऑक्सिलरी सर्किट नाम से भी जानते हैं। यहाँ से करंट जो चलेगा, ये रियोस्टेट है, ये प्लस, ये माइनस और ये इस तरह से। So its principle tells that fall of potential across any length of wire is directly proportional to its length. प्रिंसिपल का, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बताता है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल, जैसे ये पूरा वायर मेरे पास 10 मीटर, तो ये जो बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए मैंने कितना मान लिया है, और इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मान लीजिए मैंने कह दिया R', उसमें कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वहां से, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना है R। तो इसके प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करते हैं अपन, इसके प्रिंसिपल को डिस्क्राइब हम करते हैं कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कैसे देखिए, हम कहते हैं V = I × R। R इसका रेजिस्टेंस है, I करंट इसमें फ्लो है, और V = I R को लिख देते हैं ρ × L/A। ρ resistivity of this wire, L is length and A is area of cross section, and this can be written as I ρ upon A into L, or this term is called as potential gradient, which is treated as a constant. This is KL, because K is equals to I ρ upon A, that is potential gradient। देखिए इस पे डिपेंड करता है के करंट पर, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर, जो वायर की रेजिस्टिविटी तो चेंज हम नहीं कर सकते, कांस्टेंट है। तीसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, वो भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं हम? करंट चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट। अभी बताएंगे कैसे कर सकते हैं। सो दिस V = KL, और पोटेंशियल ग्रेडियंट K कहने का मतलब V अपॉन L। देखिए ग्रेडियंट कब कहते हैं? In earlier class we have read the velocity gradient, temperature gradient, pressure gradient। उसी तरह से यहाँ पर potential gradient, when something is divided by its length then it becomes gradient। टेम्परेचर डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड कर देते तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता है। So this is called as potential gradient and its unit will be volt per meter। तो यही बात हुई ना, हमने प्रिंसिपल में कहा था the fall of potential across any length of wire is directly proportional to its length। यानी कि हम यहाँ से जितनी वायर की लेंथ लेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंशिएट ट्रीट किया जाएगा। बट this EMF of cell is not divided on this wire। Actually इसका जो EMF है, ये EMF ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, ये प्रोसीजर भी हम लेने वाले हैं। एक्चुअली दिस EMF जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे वायर दे दिया 10 मीटर लेंथ का वायर, ओके, यहाँ से मैंने मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, EMF 6 वोल्ट का है, और जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए, तो आप K तुरंत क्या करते हैं 6/10 0.6 वोल्ट पर मीटर, ऐसा आप कर देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? 6 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ लगाई है, आपने तो कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L, तो 6/10। बट इन दिस सर्किट लुक हियर,
हम कह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट आई पर भी डिपेंड करता है। आई को कौन डिसाइड करेगा? दिस रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहले अगर हमें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो पहले तो हम यहाँ पर करंट निकालें। तो करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R डैश। देखिए इस वायर में यहाँ पर कितना करंट फ्लो रहा है, ये I करंट अगर मैं निकालना चाहता हूँ, then I is not equal to this E upon R. Actually I is equal to this E upon this R resistance of this wire plus resistance offered by the rheostat. और अब हम जब VAB करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो I into R करेंगे और I क्या बन जाएगा? E अपॉन R प्लस R डैश इनटू क्या हो गया? R। ये VAB होगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखेंगे तो VAB अपॉन हम क्या करेंगे? N। दिस इज द रियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रियल पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इज इट क्लियर? एग्जांपल के तरीके से देख लीजिए आप। एक एग्जांपल ले लेते मान लीजिए ये तो मैंने जैसे 6 वोल्ट ले रखा है, ये तो हमने 6 वोल्ट ले रखा है। मान लीजिए यहां से मैंने 400 ओम रियोस्टेट से हमने 400 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया और इस R की वैल्यू मान लीजिए कितनी आती है? 100 ओम। राउंड फिगर में ले रहे हैं इजी बनाने के लिए। ऐसे केस में थोड़ा और आसान बनाने के लिए बैटरी को भी मान लीजिए मैंने 5 वोल्ट ले लिया। तब यहाँ पर देखिए करंट क्या निकलेगा? 5 अपॉन कितना? 400 प्लस 100। तो 5 अपॉन 500 कितना आ गया? 0.01 वोल्ट पर मीटर, सॉरी एम्पियर। ये तो करंट आया आपके पास, 0.01 एम्पियर करंट आया। जब VAB निकालेंगे आप तो क्या करेंगे? I into R। I तो कितना है? 0.01। रेजिस्टेंस इसका कितना था? 100 ओम। तो ये कितना आ गया? 1 वोल्ट। VAB कितना आया आपके पास? 1 वोल्ट। देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। हम तो सीधा 5/10 कर रहे थे, पर VAB तो 5 वोल्ट की जगह इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस तो केवल कितना हमें मिल रहा है? 1 वोल्ट। हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से इसको रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरी कर दीजिए, वेरिएबल रजिस्टर है। और अगर इसी केस में अगर हम K फाइंड आउट करते हैं तो देखिए K आपके पास क्या हो गया? VAB अपॉन N, तो 1/10 0.1 वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो भाई अब देखिए बोले फिर इसने कैसे करंट ड्रॉ नहीं किया? तो करंट कैसे ड्रॉ नहीं किया? अभी तो हमने इसका एक प्राइमरी सर्किट कंसीडर किया। दिस इज कॉल्ड एज टोटली प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट से हमने केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा है और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सीखा है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बाद इट वर्क्स ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये एक नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है कि मान लीजिए मुझे कौन से यहाँ से किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है। तो देखिए ये मैंने दूसरा सेल ले लिया जिसकी वैल्यू मैं E डैश लिख दूं, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते एक जोकी के थ्रू, पेंसिल जोकी, इस तरह की पेंसिल जोकी होती है जहाँ वायर कनेक्ट कर देते और इस जोकी के इस नोड को टच करके देखते हैं कि कहाँ पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिले। कहने का मतलब जरा देखिए कि ये 5 वोल्ट जो यहाँ पर था, अब इस AB पोटेंशियोमीटर वायर पर कितना फॉल हो रहा है हमारे पास? अभी प्रेजेंट केस में केवल 1 वोल्ट फॉल हो रहा है। अब 1 वोल्ट फॉल हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास ये जो मैंने सेकेंडरी सर्किट, इसका नाम हो गया सेकेंडरी सर्किट। ये सेकेंडरी सर्किट में मान लीजिए मैंने जो सेल यूज किया है, इसका ईएमएफ अगर 1 वोल्ट से कम है या ज्यादा है तो हम कैसे मेजर करेंगे? जरा देखिए, इस सेल का ईएमएफ मुझे मेजर करना है। अभी हमने कहा फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि इस पूरे AB वायर पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना आ सकता है? 1 वोल्ट। अगर मैं इस सेल का ईएमएफ मेजर करना चाह रहा हूं या पोटेंशियल डिफरेंस इसका मेजर करना चाह रहा हूं, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अगर 1 वोल्ट से ज्यादा है तो मुझे नल डिफ्लेक्शन से कभी मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि A और B के बीच में तो टोटली पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू 1 वोल्ट है और हमारे पास मान लीजिए इसको 1.5 वोल्ट में ले रखा है, तो कभी भी अपने को नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। जनरली आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लेबोरेटरी में, कहते हैं सर कैलोमीटर तो डिफ्लेक्शन जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में दे रहा है,
गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्शन में नहीं आ रहा, अभी यहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वाली प्रोसेस से बता रहा हूं। डिफ्लेक्शन देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर और लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की नल डिफ्लेक्शन मेथड से इसको मेजर करेंगे। सो व्हाट हैपेंस, अगर यहाँ 1.5 वोल्ट है और यहाँ ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस केवल 1 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हम तो इसको रीड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रियोस्टेट से इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। और हम क्या चाहते हैं, यहाँ ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, कम से कम इतना हो जाए कि 1.5 वोल्ट से ज्यादा हो जाए। इस ए बी वायर का तो रेजिस्टेंस आप चेंज कर ही नहीं सकते, जो भी चेंज करना है किसका चेंज करना है, आपको रियोस्टेट से चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमारे पास इस प्रैक्टिकल के केस में कितना आ रहा था, केवल 1 वोल्ट आ रहा था, और यहाँ पर मैंने 1.5 वोल्ट का सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो मुझे इस ए बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से बढ़ाना है। अब 1 वोल्ट से बढ़ाना है तो 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास केवल के है, मैं केवल के को बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से तो मैं केवल के को बढ़ा सकता हूँ, के मेरे पास आई हो अपॉन के है, तो के को बढ़ाने के लिए मुझे आई बढ़ाना पड़ेगा, आई बढ़ाने के लिए मुझे करंट बढ़ाना पड़ेगा, और करंट बढ़ाने के लिए दिस रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज, इस रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगा हुआ है इसका ईएमएफ प्राइमरी सर्किट में जो सेल लगा हुआ है इसके ईएमएफ से हमेशा ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी के सिचुएशन में वो तो 1.5 वोल्ट और इधर 5 वोल्ट कम ही दिख रहा था, पर यहाँ एग्जैक्टली एबी पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही आ रहा था ना। हाँ, अभी अगर ये मेरे पास होता ही नहीं, ये रियोस्टेट में यहाँ नहीं लगा रहा होता, तो आराम से 5 वोल्ट इसके टर्मिनल पर एबी पर पूरा फॉल हो रहा था, और फिर मुझे 1.5 वोल्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए मैंने इस सेल का ईएमएफ मेजर किया है, सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगा है, we want to measure the EMF of this cell by using this potentiometer। तो इस सेल से इस वायर में कोई करंट ड्रॉ नहीं किया है, यानी कि इस पोटेंशियोमीटर के वायर AB ने जो करंट ड्रॉ कर रखा है इस प्राइमरी सर्किट की बैटरी से कर रखा है, सेकेंडरी सर्किट की बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज आइडियल वोल्टमीटर, इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर है। भाई देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के वायर पर पूरा मैंने कहा 1 वोल्ट फॉल है, या अगर मैं इसको हटा दूं मैं करूं पूरा का पूरा 5 वोल्ट फॉल है, तो मुझे 1.5 वोल्ट तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसा चेंज कर दें, मैंने वो देखिए रियोस्टेट हटा दिया, रियोस्टेट क्या कर दिया, हटा दिया, हटाओ मत, चलो क्वेश्चन में तो रियोस्टेट पूछते तो रियोस्टेट मैंने क्या कर दिया, देखिए रियोस्टेट से रेजिस्टेंस मैंने कितना कर दिया, ये तो 100 ओम था ही, मान लीजिए मैंने केवल 50 ओम कर, कितना कर दिया 50 ओम। अब देखिए करंट कितना हो जाएगा 5/100 + 50, तो 5/150, 5/150 एम्पीयर, या इसको मैं लिख दूं 1/30 एम्पीयर कर। अब VAB कितना आया मेरे पास, देखिए I × R, I तो 1/30 और R कितना था 100, तो देखिए 10/3, 10/3 का मतलब 3.33 वोल्ट आ गया। रुकिए, अभी मुझे A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया 3.3 वोल्ट, और मेरे पास तो यहाँ पर सेल लगा था ये इस तरह से, यहाँ एक टीवी लगा देते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ये पेंसिल ज्योति लगा देते हैं, और इसका ई डैश मैंने कहा था 1.5 वोल्ट। अब मुझे आराम से मिल जाएगा। इस वायर पे फॉल आउट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी कि पूरी 10 मीटर लेंथ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस 3.3 वोल्ट आ रहा है, तो मुझे चाहिए 1.5 वोल्ट कितनी लेंथ पर आएगा, तो मैं यहाँ से जैसे ही ये निकालूंगा तो V = क्या कर दूंगा मैं, K × L, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। K आपके पास अभी कितना आ गया, VAB अपॉन कैपिटल L, तो ये 3.33
अपॉन 10 मीटर आ गया तो 0.333 वोल्ट पर मीटर, ये मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब अगर मुझे ये निकालना है कि 1.5 वोल्ट जो है बैटरी, जिसको मैं ई डैश कह रहा हूँ, मान लीजिए ई डैश नाम है, ये 1.5 वोल्ट बैटरी जो है ये कितनी लेंथ पर बैलेंस होगी, कौन सी लेंथ पर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू k * l कर दीजिए, तो l इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन k हो गया, और ये 1.5 अपॉन k की वैल्यू 0.33 लिख दो आप, तो देखिए ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। 0.33 को मैं क्यों ना 3.33 × 10 कर दूं, 15 अपॉन 3.33 मतलब लगभग 4.5 मीटर के आसपास आ जाएगा, मतलब 5वें वायर पर मुझे नल डिफ्लेक्शन 4.5 का मतलब यहाँ है ऑलमोस्ट नल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से हम नल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो हमने कहा आइडियल वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर सिर्फ इसलिए है कि इट डू नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल हु इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट। जो सेल हमने सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया है उससे ये पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आइडियल वोल्टमीटर। अब यहां पर आता है पोटेंशियोमीटर, चलो हमने बना दिया। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? क्या इस पोटेंशियोमीटर से हम बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं? सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज दैट व्हाट स्मॉल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से जितनी छोटे से छोटी रीडिंग आप मेजर कर सकते हैं उतनी ही ज्यादा उस इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे भाई? सेंसिटिविटी को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। तो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके तो V आपका किसके बराबर था, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। V आपका पास था कितना, KL। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, KL। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। क्योंकि भाई लेंथ तो देखिए क्या है आपके पास, 1 से 1 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक की लेंथ है आपके पास वायर पर। तो K शुड बी स्मॉल, K शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितनी K की वैल्यू कम होगी उतनी ही सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और K आपके पास क्या आया था, एक तो I हो और K था, और एक K हम क्या लिखते हैं, V/L लिखते हैं। ये दोनों K के फॉर्मूले हैं। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए K को हमें घटाना पड़ रहा है। K को कैसे घटा सकते हैं? पहले तो ये देखिए V/L है तो वायर की लेंथ बढ़ा। तो मैंने कहा था हमारे पास लेबोरेटरी में क्या हमारे पास ऐसे पोटेंशियोमीटर होते हैं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट में 4 लूप्स होते हैं, किसी में 10 लूप्स होते हैं, किसी में 14 लूप्स होते हैं। अगर 4 लूप्स होंगे तो उस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी होगी, 4 मीटर। अगर 10 लूप्स होंगे तो उस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर। और अगर 14 लूप्स होंगे तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। तो सबसे बढ़िया सेंसिटिविटी तो 14 मीटर की होगी। पर चूंकि इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बल्कि बड़ा हो जाता है तो हमारे पास लेबोरेटरी में ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम रखते हैं जिसमें इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर होगी। तो टोटली वायर की लेंथ बढ़ाए तो सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि V घट जाता है। दूसरे नंबर पर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए करंट को घटाना पड़ता है। करंट को घटाना पड़ता है, करंट को घटाने से K घटेगा क्योंकि रो और A तो कांस्टेंट है। I रिड्यूस करेंगे तो K रिड्यूस होगा, K रिड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम मेजर कर सकते हैं। अब करंट कैसे रिड्यूस करेंगे, बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट। यहाँ इस रियोस्टेट में अभी मैंने बताया था ये वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे तो करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तब तो करंट क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से तो करंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और करंट को डिक्रीज करने से K डिक्रीज होगा, और K डिक्रीज होने से सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। मतलब आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि सेंसिटिविटी बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आपको K को पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस करने के हमारे पास दो ही मेथड है, आइदर वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर
या तो हम वायर की लेंथ बढ़ा दें या हम करंट को रिड्यूस कर दें। करंट को रिड्यूस करने के केवल आपके पास दो ही तरीके हैं, सेल तो फिक्स है, एक रियोस्टेट हमने लगाया, इस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए तो करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ द पोटेंशियोमीटर वर्क। ये मैंने पूरा एक मेथड बताया कि पोटेंशियोमीटर किस तरह से वर्क करता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट। आपको ये समझ में आया होगा कि पोटेंशियोमीटर की वर्किंग समझ में आई या नहीं आई भाई? Anyone is having doubt? Any doubt is there? Then you can call me, ask me. सही है? नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर से आपने प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए प्रैक्टिकली जब आप लेबोरेटरी में पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं, we use this potentiometer in two experiments. One is to compare the EMF of two primary cells. एक तो दो प्राइमरी सेल्स का EMF कंपेयर करते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज करके, और दूसरा we can find the internal resistance. We can find the internal resistance of a given primary cell by using the potentiometer. पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं हम प्राइमरी सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं हम दो सेल्स का EMF भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। दो प्राइमरी सेल्स का EMF कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर। ये मैंने पोटेंशियोमीटर का वही पूरा डायग्राम ए भी बना दिया। ये मैं प्राइमरी सर्किट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं एक बड़ी बैटरी लगाऊंगा, एक की लगा दी, अमीटर में करंट पढ़ने के लिए लगाता हूँ, और रियोस्टेट लगाऊंगा। ये सर्किट तो देखिए फिक्स है। और इसके EMF को मैं अपनी बात डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा प्राइमरी सर्किट तो फिक्स है। अब हमें क्या करना है, दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है। तो जिन दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है उनके दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स हमने सीधे, एक का EMF E1 पे दिया, दूसरे का EMF E2 पे दिया। दोनों पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट पर चले गए, यानी कि ए पॉइंट पर प्राइमरी सर्किट की बैटरी का भी पॉजिटिव आ रहा है, E1 का भी पॉजिटिव आ रहा है, E2 का भी पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ एक ही जो की होती है इसको टू वे की कहते हैं, टू वे की। मतलब जनरली आपके पास की होती है, उसमें केवल एक प्लग होता है, एक यहाँ टर्मिनल होता है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो इसमें दो जगह प्लग इंसर्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। एक प्लग तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, एक यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, और गैल्वेनोमीटर को पेंसिल जोड़ी से कनेक्ट कर देते हैं। इस के को मान, इस K1 को, इस की को K1 पे दूं, इस की को मैं K2 पे दूं। दो की होगी, टू वे की इसीलिए कहते हैं। और इन दोनों सेल्स के EMF को अपने को कंपेयर करना है। और ये सब हमने पहले से कर रखा है कि जो प्राइमरी सर्किट में सेल है इसका EMF इन दोनों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसको एक्चुअली हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों तो प्राइमरी सेल्स लिए, और ये प्राइमरी सर्किट में जो मैंने लिया है इसको बैटरी ले लेते हैं। बैटरी का मतलब हम एलिमिनेटर लगा देते हैं, या तो एलिमिनेटर लगा दो या एक सेकेंडरी सेल लगा दो। अब देखिए EMF कंपेयर करना, सारा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना वगैरह तो हमने सब कुछ सीख लिया। अब हम EMF कंपैरिजन में क्या करते हैं कि जिन दोनों सेल्स का EMF कंपैरिजन करना है उनके लिए अपन क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। वो हमने बताया था कि मतलब गैल्वेनोमीटर से अपन नल पॉइंट निकालेंगे। तो गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट पहले मैं E1 के लिए निकालूंगा, फिर E2 के लिए निकालूंगा। तो E2 के लिए निकालूंगा तब मैं कहूंगा व्हेन K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन। इस K2 को तो मैंने क्या कर रखा है, अच्छा K1 को क्लोज कर दो, K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। K1 क्लोज कर दिया मतलब इसको इंसर्ट कर दिया, तो आपका पहला सेल जो E1 है इस सर्किट में आ गया। अभी E2 आपका सर्किट में नहीं है, E1 क्लोज सर्किट में आ गया, E2 ओपन सर्किट में आ गया। अब अपन क्या करना चाहते हैं कि इस सेल का EMF इस रियोस्टेट पर भी फॉल है और इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर भी फॉल हो रहा है, और हम यहां से इस पेंसिल ज्योति को पहले A पॉइंट पर टच करके देखते हैं और फिर B पॉइंट पर टच करा के देखते हैं
क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ए पर लेफ्ट आया तो बी पर डिफ्लेक्शन राइट आना चाहिए। अगर आ रहा है इसका मतलब आपका सर्किट ठीक है। सर्किट ठीक होने का मतलब ए बी के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो E1 की तुलना में क्या आ रहा है, ज्यादा। भाई देखिए शुरू से हमने E डैश को तो E1 E2 से ज्यादा ले लिया, पर रियोस्टेट से कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इस AB का रेजिस्टेंस कितना ही अपने को पता नहीं। ये पता नहीं तो कई बार AB के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E1 से ही कम आ जाता है। जब E1 से कम आ जाता है तो आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हो जॉकी को, जब A और B पर टच करते हो तो जॉकी दोनों केस में डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में देती है, या तो लेफ्ट में दे रही है या राइट में दे रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि AB के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका E1 या E2 से कम आ रहा है, या फिर आपके कुछ कनेक्शंस लूज हो। तो चलिए कनेक्शन को हमने टाइप कर लिया। अब अगर डिफ्लेक्शन दोनों साइड पर आ गया जब तो ठीक है, नहीं आया तो आप रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट किया था, रेजिस्टेंस को हमने क्या किया था, कम किया था, जिससे कि ए और बी के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए, यानी कि E1 से ज्यादा हो जाए। और ऐसा करते ही आप जब ए और बी पर गैल्वेनोमीटर को टच करके देखेंगे तो म्यूचुअली यू विल गेट द डिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शंस। और जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो फर्स्ट पॉइंट पर हमने वायर को क्या किया, फर्स्ट पॉइंट के वायर पर डिफरेंट जगह पर पेंसिल जॉकी को टच कर करके देखते हैं। जॉकी को स्लाइड नहीं करते हैं, स्लाइड करेंगे तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि के पोटेंशियल ग्रेडियंट में आई रो ए, तो रो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप जॉकी को स्लाइड करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया यहाँ पर, डिफरेंट पहले वायर पर टच किया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा था, 10वें पर टच किया तो राइट में आ रहा था। अब पहले के बाद दूसरे पर टच किया, तीसरे पर टच किया तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन रिड्यूस होता जाएगा। ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए हमने थर्ड वायर पर लिया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में था, फोर्थ पर जाते राइट में आ गया। अब इसका मतलब नल पॉइंट आपका थर्ड और फोर्थ वायर के बीच में, तो थर्ड वायर के डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कराते गए, लास्ट तक गए, फिर भी डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा था, फिर फोर्थ वायर पर आए, फिर डिफ्लेक्शन धीरे धीरे लेफ्ट में आ रहा था। फिर जैसे फोर्थ वायर पर मान लीजिए मैं 15 सेंटीमीटर पर आया तो फोर्थ वायर पर 15 आने का मतलब मेरे पास रीडिंग कितनी होगी, 350। 3 वायर तो कंप्लीट हो चुके थे, फोर्थ पर 15 है तो 350। डिफ्लेक्शन तुरंत किधर हो गया, राइट में। इसका मतलब मुझे थोड़ा बैक में आना पड़ेगा, और बैक में आके मैंने जैसे मान लीजिए 308 देखा, 8 पर डिफ्लेक्शन मेरा क्या आ गया, 0। तो इस लेंथ को मैं कहूंगा बैलेंसिंग लेंथ फर्स्ट, और ये हो जाती है E1 = KL1। क्यों? क्योंकि हम लिखते हैं E1 is proportional to L1 और KL1, यहाँ मुझे K निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले सेल के लिए मैंने क्या निकाल दी, बैलेंसिंग लेंथ निकाल दी। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, when K2 is closed and K1 is open, K2 को तो मैंने क्लोज कर दिया और K1 को ओपन कर दिया, तो यहाँ पर कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, लेट बैलेंसिंग लेंथ। अब की बार कितनी आ रही, मान लीजिए L2 आ रही, पिछली बार बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही थी, देन बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए वहाँ L1 था, तो यहाँ से कह देंगे E2 = KL2। क्यों? क्योंकि E2 is proportional to L2 होता है। वही मेथड अभी हमने प्राइमरी सर्किट में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सीधा इस A2 को, इस E को यहाँ से उठा के इसमें प्रेस कर दिया, तो E1 ओपन सर्किट में आ गया और E2 क्लोज सर्किट में आ गया। और अब वापस बैलेंसिंग लेंथ आपकी इजीली निकल जाएगी बिना रियोस्टेट को डिस्टर्ब किए। मान लीजिए अब की बार नल डिफ्लेक्शन 308 की जगह 350 आ गया, 340 आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको नाम मैंने L2 दे दिया, तो ये E1 भी निकाल दिया मैंने, E2 भी निकाल दिया। तब आपके पास क्या आ गया, E1/E2 = KL1/KL2। इसे भी कैंसिल, तो E1/E2 = L1/L2। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों सेल्स के, दोनों प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर दिया इन टर्म्स ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ। हमने इनको कंपेयर किस फॉर्म में किया, इनकी बैलेंसिंग लेंथ की फॉर्म में कंपेयर किया। तो ये देखिए इस प्राइमरी सर्किट में जो सेल लग रहा है E डैश, इससे तो इस AB में करंट ड्रॉ कर मीटर इन दोनों सेल्स के लिए। फिर जब पास L1 I3
अभी मैंने L1 का 90 से 50 आ जो भी आ जाए, जैसे E1 E2 में प्राइमरी सेल्स में क्या करते हैं, एक लेक्लांच से यूज करते हैं, लेक्लांच से ले लेते हैं, दूसरा डेनियल से ले लेते हैं। तो L1 अपॉन L2 तो आपके पास ये रेशियो आया 300 अपॉन 290, जो भी निकालेंगे ये दोनों का रेशियो आया। इसका क्या वेरिफिकेशन हुआ? प्रैक्टिकल का वेरिफिकेशन कहाँ हुआ? आप कह दिया कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, तो दोनों की बैलेंसिंग लेंथ आ गई। तो ऐसे में आप जब रिजल्ट लिखते हैं तो दोनों सेल्स का E1 और E2 भी निकालिए। इनके E1 और E2 वोल्टमीटर से निकाल लीजिए ईएमएफ। जैसे मान लीजिए इसका ईएमएफ 1.2 वोल्ट आया, ये लेग्रांज सेल का मान लीजिए डेनियल सेल का, और E2 का डेनियल सेल का ये 1.1 वोल्ट आ गया। तो E1 अपॉन E2 तो आपके पास कितना आ गया 1.2 अपॉन 1.1। ये तो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई एक तरह की, कि बिना पोटेंशियोमीटर के जब हम दोनों के ईएमएफ कंपेयर कर रहे थे तो इतना आ रहा। जब हमने पोटेंशियोमीटर से दोनों की ईएमएफ कंपेयर किए बैलेंसिंग लेंथ की फॉर्म में तो ये आया, क्योंकि एक्चुअली यार E1 और E2 तो कब बनते जब K की वैल्यू पता होती। मैंने दोनों का रेशियो लिया तो K से K तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास लेंथ रेशियो तो लेंथ का है L1 L2। तो जब इस एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो आपको ये थ्योरेटिकल वैल्यू देनी होती है और ये प्रैक्टिकल वैल्यू देनी होती है। हम कहते हैं हेंस इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, कि इस तरह से आपके ईएमएफ कंपेयर होंगे। सो दिस इज द वे हाउ द पोटेंशियोमीटर वर्क्स एंड हाउ वी कैन use the potentiometer to compare the EMF of two primary cells। दो प्राइमरी सेल्स का EMF कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को किस तरह से यूज करते हैं। ओके।